ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष अंक में आप सबका स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए और आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम की शुरुआत में जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक ना रखें, हो सकता है कि आपको गुस्सा भी आए, लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आप राजनीति में संकेतों को समझेंगे तो आप भी पाएंगे कि हो सकता है, ये हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हो सकता है कि मेरी बातों में कहीं ना कहीं कोई सच्चाई। ये संकेतों की भाषा बहुत कुछ कहने जा रही है, बहुत कुछ करने जा रही है और इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल तक नरेंद्र मोदी और अडानी के विरुद्ध खड़े होने वाली पार्टी अचानक एकदम से शांत हो जाती है। जो संसद का एक सत्र नहीं चलने दे रहे थे, पिछले कितने सत्रों के ऊपर नजर डाल दीजिए, बहाने पर बहाना किसी भी रूप में मोदी और अडानी के रिश्ते को उजागर करके उसके ऊपर आंदोलन करना, उसके ऊपर संसद का बहिष्कार करना, संसद के सत्र को नहीं चलने देना, ये कांग्रेस की रणनीति। इस बार का सत्र भी कुछ इसी तरीके से जा रहा था, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर से मिलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि हम तो चाहते हैं कि संसद चले, सरकार ही संसद नहीं चलने देना चाहती। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल उलट जाना, अपनी कार्यशैली से बिल्कुल उलट व्यवहार करना। ये कांग्रेस के अंदर ऐसा बदलाव कैसे आया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक संसद ना चलने देने वाली कांग्रेस अचानक से संसद चलाने की बात करने लगी? और संसद चलाने के साथ मुद्दा भी ऐसा चुना, बहस भी किस मुद्दे पे करने की बात कांग्रेस करने लगी? संविधान को लेकर के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हुई, जबकि कांग्रेस को भली भांति पता है कि जितना संविधान की धज्जियां कांग्रेस ने आज तक उड़ाई हैं, उतनी संविधान की धज्जियां भारतीय इतिहास में आजादी के बाद किसी दूसरे ने नहीं उड़ाई। इमरजेंसी इसका जीता जागता सबूत है। कांग्रेस को पता था कि जब भी संविधान के ऊपर चर्चा होगी तो सबसे ज्यादा फजीहत उनको, कांग्रेस पार्टी को और उनके परिवार को, खासतौर से कांग्रेस पार्टी में उनके परिवार को फजीहत झेलनी पड़ेगी। लेकिन कांग्रेस इस फजीहत को भी झेलने के लिए तैयार हो गई। ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी? आप समझ रहे हैं ना मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? ऐसा क्या हुआ, कांग्रेस को ऐसी किस मजबूरी के कारण इस तरीके से, जो संसद में मोदी अडानी एक है, मोदी अडानी एक है, तरह तरह के प्रपंच रचे जा रहे थे, संसद के सत्र का बहिष्कार किया जा रहा था, अपने सांसदों को बाहर ले जाकर के नुक्कड़ नौटंकी के दिखावे किए जा रहे थे, लोगों को दिखाया जा रहा था, मोदी और अडानी के मास्क अपने सांसदों को पहना करके इंटरव्यू लिए और दिए जा रहे थे। वही कांग्रेस अचानक से संसद में आकर के संविधान के ऊपर चर्चा में हिस्सा लेती है और अपनी फजीहत करवाती है। और तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 घंटे का अपना वक्तव्य देते हैं, उसमें से पौने 2 घंटे गांधी परिवार, कांग्रेस गांधी परिवार, नेहरू परिवार के ऊपर ही हमला करते हैं। और हमला भी ऐसा करते हैं जिनमें से एक भी मुद्दे का जवाब, एक भी मुद्दे का उत्तर कांग्रेस के पास नहीं होता है। आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। कुछ तो ऐसी मजबूरियां रही होंगी जो बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, कभी इस पार तो कभी उस पार नजर आते हैं। यानी साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि कांग्रेस परिवार, कांग्रेस क्योंकि पार्टी और परिवार के बीच में फर्क करना, अंतर कर पाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। गांधी फैमिली ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही गांधी फैमिली है। जैसे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहा गया था, इसी तरीके से इस वक्त अगर कहा जाए तो कांग्रेस का अस्तित्व गांधी परिवार के कारण ही बचा हुआ है और गांधी परिवार का अस्तित्व कांग्रेस के कारण बचा हुआ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तो ऐसे में
कांग्रेस ने ऐसा क्या हो गया जो अपना सब कुछ त्याग करके, अपना अहम, अपना दंभ त्याग करके एकदम से अचानक ऐसी चर्चा में भाग लेने का फैसला किया जहां उनकी फजीहत होना तय। चाहे बात संविधान संशोधन की हो, कांग्रेस को अच्छी तरह पता था जब भी प्रधानमंत्री या भाजपा उनके ऊपर अटैक करेगी, संविधान को लेकर के जो भाजपा उनके ऊपर आक्रमण करेगी, उसमें धारा 370 का जिक्र होना और 35A का जिक्र होना स्वाभाविक है। जहां कांग्रेस की फजीहत होगी, कांग्रेस के जुल्मों की ये दास्तान 1949, 1951, 1971, 1977 से लेकर के ना जाने आज तक के जितने भी कांग्रेस का आपका इतिहास रहा है, उसमें कांग्रेस ने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चाहे बात ओबीसी आरक्षण को लेकर के हो, चाहे मुसलमानों के ट्रिपल तलाक, शाहबानों का केस आपको याद होगा किस तरीके से कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे, मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर किस तरीके से राजीव गांधी के काल में कांग्रेस बढ़ गई थी। तो कांग्रेस जब भी संविधान के ऊपर चर्चा में हिस्सा लेगी तो कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के साथ एनडीए के तमाम दलों के निशाने पर आएगी, ये तय था। लेकिन कांग्रेस ने फिर भी इस फजीहत को झेलना अगर स्वीकार किया तो उसके पीछे बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी। अब ये मजबूरी क्या थी, मैं इशारों में आपको बता देता हूं। ये मजबूरी दरअसल कांग्रेस के अस्तित्व को बचाने की मजबूरी थी और ये अस्तित्व जुड़ा है गांधी परिवार से। जैसे ही भाजपा ने अपनी रणनीति बदली और राहुल गांधी के बजाय सोनिया गांधी को टारगेट आक्रमण करना शुरू किया, गहरे राज्य की साजिश, डीप स्टेट का नाम आपने सुना होगा। जैसे ही डीप स्टेट की एंट्री यहां पर होती है, भाजपा निशाने पर लेती है कि सरकार को अस्थिर करने में, सरकार को गिराने के लिए डीप स्टेट के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी मिले हुए हैं, कांग्रेस धीरे धीरे करके बैकफुट पे आना शुरू हो जाती है। भाजपा ऐसे तथ्य निकाल करके सामने ले आती है जिनका उत्तर तथ्यों के साथ दे पाना कांग्रेस के लिए असंभव हो जाता है और कांग्रेस को मुंह छुपाते हुए देखा जा सकता है। बस कांग्रेस इतना ही कह पाती है कि इल्जाम तो जी इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पे भी लगाए, लेकिन जो तथ्यों के साथ भाजपा सामने आई, कांग्रेस और सोरोस यानी राहुल गांधी और सोरोस, सोनिया गांधी और सोरोस का क्या संबंध है, जैसे ही भाजपा पूछती है कांग्रेस बैकफुट पर आ जाती। तो क्या मान के चलें कि कांग्रेस की ऐसी कोई कमजोरी नरेंद्र मोदी के हाथ लग गई है कि कांग्रेस को हार अपनी स्वीकार करने लग पड़ी है और जो कांग्रेस संसद का एक भी सत्र नहीं चलने देना चाह रही थी या नहीं चलने देने रही थी, अब वो कांग्रेस जमीन पर आ जाती है और चुपचाप संसद के सत्र को चलाने के लिए तैयार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मजबूरी भी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाती है। अब आप इन संकेतों से समझ सकते हैं और एक बुद्धिजीवी अपनी बुद्धि लगा करके देखिएगा, सोचिएगा, अगर आपको इन तथ्यों में कहीं सच्चाई नजर आती है तो आप स्वतः ही ये फैसला ले पाने में समर्थ हो जाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जब भी भाजपा कांग्रेस और सोरोस, कांग्रेस में भी सोनिया गांधी और सोरोस, राहुल गांधी और सोरोस के रिश्तों को उजागर करती है तो कांग्रेस उन रिश्तों को छुपाने के लिए इधर उधर भागती हुई नजर आती है। कांग्रेस कभी स्पष्ट तौर पर डिनाई नहीं कर पाती, इनकार नहीं कर पा रही है कि उनका सोरोस से कोई संबंध नहीं है। इस मामले में कांग्रेस कभी भी कुछ भी वक्तव्य कोई तथ्यों के साथ उजागर नहीं कर पाई कि भाजपा उनके ऊपर गलत आरोप लगा रही है। तो क्या मान के चले कि कांग्रेस का हाथ देश विरोधियों, देशद्रोहियों के साथ, क्योंकि देशद्रोही मैं इस तरीके से कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार किसी राजनीतिज्ञ को गद्दार जैसे शब्द को, राहुल गांधी को गद्दार कह करके भाजपा ने संबोधित किया, सोनिया गांधी को देशद्रोही कहा, लेकिन कांग्रेस कोई उत्तर नहीं दे पा रही है। तो आपको लाचार, मजबूर कांग्रेस नजर आ रही है। आप खुद देखेंगे, इन तथ्यों को परखेंगे तो आप
खुद पाएंगे कि कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। और यकीन मानिए आने वाले वक्त के साथ भाजपा और आक्रामक होगी। मैंने पहले ही कहा है, राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा अभी भी अधर में लटका हुआ है। और भारतीय सरकार ने अगर रुख स्पष्ट किया और वहां पर कह दिया, वहां पर अगर डॉक्यूमेंट साफ, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने इल्जाम लगाया है राहुल गांधी भारतीय नागरिक नहीं है, वो ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसी तरीके की संस्तुति अगर भारतीय सरकार ने भी कर दी तो कांग्रेस के अंदर और पूरे भारतवर्ष के अंदर कितना रोष होगा और उसको कैसे कंट्रोल कर पाएगी, वहां क्या सफाई कांग्रेस दे पाएगी, इसके बारे में आप खुद ही सोच सकते हैं। यानी कि क्या कहा जाए, आने वाले टाइम में अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला फिर से इटली के उस कोर्ट में, क्या दस्तावेज इटली की सरकार ने वहां पर दिए थे जहां पर अधिकारियों ने रिश्वत देने की बात कबूली थी। आखिर भारतवर्ष में ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में रिश्वत खाई? क्या उसका भी इशारा गांधी फैमिली की तरफ ही जा रहा है? ऐसे किसी के बारे में भी वैसे तथ्यों के बिना कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आने वाले वक्त में चाहे वो बोफोर्स केस हो, चाहे अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हो, चाहे और भी घोटालों की बात करें, सीधे तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने जा रही हैं। और जैसे जैसे जो नित नए खुलासे होंगे उनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन इतना तय मान के चलिए, जो राहुल गांधी 2024 के बाद, रिजल्ट के बाद अहंकारी अपने आप को कह रहे थे कि मैंने मोदी को तोड़ के रख दिया, मैंने मोदी का सीना 56 इंच से 36 इंच का बना दिया, अब मोदी झुके झुके कंधों से चलते हैं। कुछ ऐसी ही परिणति उनके साथ क्या आने वाली है, कुछ ऐसी ही स्थिति उनकी बनने वाली है, ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि भाजपा और आक्रामक तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर आने वाले समय में हमला करने जा रही है। सब तथ्यों को आपको बताएंगे, आज सब गतिविधियों को आपको समय के साथ बताएंगे। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। और जाते जाते आप सबसे फिर से विनम्र निवेदन, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।